तो स्टडी के अनुसार जो वोल्टेज कनेक्शन होता है उसको जब हम डिजाइन करेंगे उसको हम इस तरह से डिजाइन करेंगे, जो सीयर है, ठीक है, तो सीयर वैल्यू है एसबी का मान, सीयर वैल्यू जो आपका एसबी है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, किससे, वीडीबी से, डिजाइन स्ट्रेंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज जो है डिजाइन करते समय हमें ध्यान रखना होगा, जो आपका फैक्टर सीयर स्ट्रेंथ है वो डिजाइन सीयर स्ट्रेंथ से ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वीएसबी जो हम निकालेंगे, ठीक है, वो डिजाइन सीयर स्ट्रेंथ वीडीबी से ज्यादा ना हो, उसके बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना। अब इसके बाद जो है इसके बाद जो है हमें कुछ फार्मूले यूज करने होंगे, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ भी निकालना होगा और बियरिंग शियर स्ट्रेंथ निकालना होगा, शियरिंग शियर स्ट्रेंथ निकालना होगा, ठीक है। तो जो भी वैल्यू दी रहेगी उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अलग अलग वैल्यू को निकालने का प्रयास करेंगे। अब फार्मूला जो आप यूज करेंगे वीडीएसबी निकालने का, ठीक है, उसके लिए फार्मूला का यूज होगा वीएनएसबी अपॉन गामा एमबी, ठीक है, और वीएनएसबी क्या होगा आपका, एफयू अंडर रूट अपॉन अंडर रूट 3 ब्रैकेट में एन एनएन एएनबी प्लस NSASB, है ना, ये आपका जो है उसका फार्मूला होगा। तो अब इसके आधार पर क्या करेंगे आप, जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हम न्यूमेरिकल देखेंगे, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देना आप कि ANB जो आपका होता है वो होता है आपका 5/4 इंटू डी माइनस 0.9382 इंटू पी ब्रैकेट 1 की पावर 2, जहां पर पी क्या है, पिच ऑफ द थ्रेड इन mm, ठीक है। जो एनबी होता है वो 0.78 से लेकर 0.80 ऑफ ग्लॉस एरिया ऑफ सैंड, जो सैंड का एरिया होता है उसका 0.78 होता है ANB, ठीक है। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको ध्यान देना होगा वहां पर कि जो वैल्यू आप सेलेक्ट करेंगे ANB का वो 0.78 ऑफ ग्लॉस एरिया सैंड होगा। अब इसके बाद जो है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो आपका रखेंगे बोल्ट मटेरियल के लिए 1.25, मैंने बताया था इसके बारे में, ठीक है। आप गामा एमबी जो लेंगे 1.25, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपका कनेक्शन, कनेक्शन की हम बात करें यहाँ पर, तो जो कनेक्शन है उसके बारे में जो आपका कोड है पेज नंबर, कोड में पेज नंबर 73 से स्टार्ट, ठीक है। जो आपका वोल्टेज कनेक्शन है उसके लिए अगर आपको कोई फार्मूला यूज करना है, जो भी डिटेल देखना है कोड से, तो कोड में आपका जो है पेज नंबर 73 से स्टार्ट है, जिसमें आप जो है पूरा डिटेल जो है अगर आप स्टडी करेंगे सब कुछ दिया गया है। यहाँ पर हम कुछ बता देते हैं आपको कि अगर जो आपका बोल्ट है उसका डायामीटर 12 से 14 mm है, तो हम क्या करेंगे +1 कर देंगे उसमें, ठीक है, क्लियरेंस 1 mm लेंगे। अगर 16 से 22 mm है तो क्लियरेंस कितना लेंगे, 2 mm लेंगे। 24 mm है तो 2 mm लेंगे, और 24 से ज्यादा है तो 3 mm लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर स्पेसिंग के बारे में डिटेल दिया गया है, कितना स्पेसिंग लेंगे, ठीक है। ये आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको वहां पे बताया जाएगा कितनी स्पेसिंग और कितना रखा जाता है, ठीक है। स्पेसिंग की अगर बात करें हम लोग, पिच का मान, जो मिनिमम पिच का मान होगा वो पी मिनिमम होता है 0.5 डी के बराबर, ठीक है। ये सारी वैल्यू जब आप प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल पे तो आपको इजीली जो है आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। और जो मैक्सिमम पिच लेंगे तो मैक्सिमम पिच क्या होगा, दो लगातार बोल्टों के बीच सेंटर टू सेंटर जो दूरी होगी 32 टी के बराबर, 32 टी के बराबर, या 300 में हम ले सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों में जो वैल्यू कम आएगी उस वैल्यू को हम क्या मानेंगे, मैक्सिमम पिच मानेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा तनन के लिए आपको 2 mm से 16 टी तक जो है जो वैल्यू कम होगी दोनों में से बोलेंगे। संपीड़न के लिए 12 टी से 200 mm के बीच में जो वैल्यू होगी, ठीक है, जो दोनों में लोवेस्ट वैल्यू होगी वो वैल्यू हम लेंगे, ठीक है। ये पिच के लिए आपका स्पेसिफिकेशन था। बाकी गेज दूरी हम कल बताए थे कि गेज दूरी क्या होता है, ठीक है। जो लंबवत दिशा में बोल्ट के सेंटर से सेंटर के बीच दूरी होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है गेज दूरी, इसको जी से प्रदर्शित करते हैं। बाकी किनारा दूरी आपको बताया थे कल, उसके लिए जो है 12 टी इंटू एप्सिलॉन होता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए किनारा दूरी, ठीक है। और एप्सिलॉन का मान होता है √250/fy, ठीक है। बाकी क्लियरेंस का यहाँ पे वैल्यू दिया गया है, सब कुछ जो है टेकिंग बोल्ट के लिए जो है आपको दिया गया है। अब इसके बाद जो हम फार्मूला आपको वहां पे बता रहे थे, उस फार्मूले को देखिए यहाँ पे जो है डिटेल में दिया गया है, ठीक है। तो इसको भी हम जब प्रैक्टिस कराएंगे न्यूमेरिकल, वहां पे आपको समझ में आएगा किस तरह से वैल्यू किस कहां से क्या लेना है, ठीक। तो हम न्यूमेरिकल पे सीधे आते हैं यहाँ पे।
तो ये सारे फार्मूले आपको हम बताएंगे भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कैसे लगेगा। इस पेज पे क्या चीज दिया गया है, ये रहा मान ली न्यूमेरिकल, ठीक है। ये सवाल है आपका, सवाल क्या कर रहा है, दो प्लेट है, टू प्लेट ऑफ 12 mm इंटू 60 mm, ठीक है। दो प्लेट है 12x60 mm, ठीक है, आर कनेक्टेड इन ए लैब जॉइंट विथ 4 बोल्ट ऑफ 16 mm डायामीटर, ठीक, एज शोन इन फिगर 4.23, जैसा फिगर में दिखाया गया, ठीक। डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट, कह रहा है कि जॉइंट का स्ट्रेंथ क्या होगा अगर जो है दो प्लेट है जिसकी साइज 12x60 mm है, जिनको आपस में जोड़ा गया है 4 बोल्ट, जिसका डाया चारों बोल्ट का क्या है 16 मिलीमीटर है, तो डायमीटर एज शोन इन फिगर, जैसा फिगर में दिखाया गया इस तरह से लगाया गया है। डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रेंथ क्या होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल समझ में आया। तो अब न्यूमेरिकल में और क्या कर रहा है कि जबकि अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इज 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ फॉर द प्लेट इज 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। बोल्ट का जो मटेरियल है उसकी सामर्थ्य दी गई है 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और जो आपका प्लेट का सामर्थ्य वो दिया गया है कितना 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो हम जो है ये डाटा गिवन जो है उसको हम पहले क्या करेंगे, सर्वप्रथम नोट कर लेंगे। तो आपका जो है दोनों वैल्यू हमने नोट कर लिया, बोल्ट का सामर्थ्य और प्लेट का सामर्थ्य दोनों नोट कर लिया, 400 और 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जैसा कि सवाल में दिया गया है। अब इसके बाद बोल्ट का डायमीटर कितना है, या कितना दिया है 16 mm, ठीक है। तो बोल्ट का डायमीटर हमने नोट कर लिया 16 मिलीमीटर। अब जब बोल्ट का डायमीटर 16 मिलीमीटर है, तो मैंने बताया था कि 16 mm है तो कितना एक्स्ट्रा लेंगे हम, क्लियरेंस 2 +2 कर देंगे। यहाँ देखिएगा आप पेज नंबर 73 पर, बोर्ड में पेज नंबर 73 पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे 16 से 22 अगर होगा तो कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ देंगे। तो हमने जो 2 जोड़ दिया यहाँ पे। अब जब 2 जोड़ा तो वैल्यू जो है आपकी कितनी हो गई 18 mm हो गई, ठीक है। तो हमने नोट डाउन कर लिया वैल्यू जो है डाया बोल्ट जो है बोल्ट का होल का, ठीक है। पहले बोल्ट का डाया कितना था 16 mm था, अब होल का डाया हमें निकालना है तो 2 कितना जोड़ दिए 2 जोड़ दिए, तभी तो उसमें वो 16 mm का बोल्ट जाएगा, बात सुना रही है। तो जो डाया होल हो गया वो 18 mm हो गया, ठीक। अब इसके बाद जो है आपका हमें सामर्थ्य निकालना है, और मैंने बताया था कि डिजाइन शियर स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या होगा। अब हम जो है आईएस कोड में चलते हैं, कोड में आप जो है पेज नंबर 75, ठीक है। आईएस कोड में आप पेज नंबर 75 पर जब जाएंगे, पेज नंबर 75 पे आपको जो है यहाँ पर देखिए ये दिया गया है, ठीक है। शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट दिखाई दे रहा है, शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। यहाँ जो है आपको शियर कैपेसिटी जब निकालना होगा तो यहाँ पे इस फार्मूले को यूज करेंगे। अब लिख रहा है कि द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट VDSP एज गवर्न शियर स्ट्रेंथ इज गिवन बाय, VDSP क्या होगा VNSP अपॉन गामा MB होगा, ठीक है। अब यहाँ पर VNSP क्या होगा इसको हमें देखना है, तो VNSP क्या है नॉमिनल शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट कैलकुलेटेड एज फॉलो, ओके। हाँ, तो अब इसके बाद जो है जब हम डिजाइन शियर स्ट्रेंथ का हमने फार्मूला देख लिया है, VDSP इक्वल टू शियर स्ट्रेंथ का फार्मूला है VNSP अपॉन गामा MB, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे VNSP को निकालने का प्रयास करेंगे। तो VNSP जो होगा आपका FU अपॉन √3 ब्रैकेट में NU ANB प्लस NS इंटू ASB, ठीक है। ये VNSB क्या करेंगे हम उठाकर यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो VNSB अपॉन गामा MB है, तो यहाँ पर क्या होगा फाइनल फार्मूला जो है डिवाइडेड बाई यहाँ पर इसके नीचे गामा MB हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से जो है हम इस फार्मूले को देख लेते हैं, फाइनल फार्मूला क्या बनेगा।
यहाँ देखिए उसी तरह रखा गया है, ठीक है। तो गामा एम बी को क्या किया, 1 गामा एम बी, ठीक है, इंटू ब्रैकेट में क्या हो गया आपका एफ यू अपॉन √3 एन एन इंटू ए बी प्लस एन एस इंटू ए एस बी। ये आपका जो है फार्मूला बन जाएगा VDSB का, यानी कि डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का आपका जो है सामर्थ्य होगा क्या होगा, VDSB इक्वल टू 1 गामा एम बी ब्रैकेट में एफ यू अपॉन √3 ब्रैकेट 1 इंटू एन एन इंटू ए एन बी प्लस एन एस इंटू ए एस बी, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। अब मैंने बताया था कि जो है गामा एम बी का मान कितना होगा, ठीक है। तो हम वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि गामा एम बी कितना होगा। तो गामा एम बी कितना है आपका 1.25, ठीक है। मैंने कोड से बताया था कि कहाँ पे ये वैल्यू मिलेगी। तो गामा एम बी आपका हो गया 1.25। अब इसके बाद जो है 1 गामा एम बी हमने रख दिया इंटू एफ यू अपॉन √3। तो एफ यू कितना है, एफ यू आपका है वोल्ट का, वोल्ट के लिए निकालना है ना। तो वोल्ट की सामर्थ्य हम रखेंगे कितना, 400 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। वोल्ट की सामर्थ्य हमने रख दिया 400 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, डिवाइडेड बाय √3 है, तो √3 को एज इट इज रख दिया ब्रैकेट बंद। अब इसके बाद एन एन इंटू ए एम प्लस एन एस इंटू ए एस बी, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जब भी लैब ज्वाइंट होगा तो शियर प्लेन कितने होंगे, इसमें 1 होंगे, ठीक है। आपका जो शियर प्लेन होगा कितना होगा, इसमें एन एन का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये एन बी हम निकाल लेंगे, एन एस का मान 0 होगा, क्यों, क्योंकि शियर प्लेन दूसरा कोई नहीं है, ठीक है। ये जो बोल्ट टूटेगा आपका, ये आपका एक ही शियर में टूटेगा, एक ही प्लेन में। इस मान लीजिए बोल्ट है, इस बोल्ट में जो आपका थ्रेडेड एरिया है, ठीक है, वहां से ये क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा, ऊपर कोई और पॉइंट से नहीं टूट रहा है, इसलिए क्या होगा आपका एनएस का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। और जब एनएस 0 हो जाएगा तो आपका पूरा ये सेक्शन क्या होगा, ये पूरी वैल्यू जो है आपकी 0 हो जाएगी, ये वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, एन एन इंटू एन भी निकाल लेंगे। तो एन एन क्या होगा आपका, एन एन का मान हमने 1 रख दिया, क्यों, क्योंकि एक ही प्लेन में जो है शियर हो रहा है, ठीक है, शियर प्लेन केवल एक ही है, इंटू ए एन बी क्या होता है आपका 0.78 ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ बोल्ट, ठीक है। तो ग्रॉस एरिया ऑफ बोल्ट क्या होगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर। डाया कितना था बोल्ट का 16 mm, तो डी की जगह क्या रख दिया 16 का स्क्वायर। और मैंने बताया था कि ए एन बी क्या होता है, ग्रॉस एरिया का 0.78%, मैंने शुरू में ही बताया था आपको। यहाँ पर देखिए दिया गया है, जो आपका ए एन बी है, ए एन बी इक्वल टू होता है 0.78 ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ सैंड, ठीक है, 0.78 ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ सैंड। तो यहीं से जो है उस वैल्यू को उठा के रख दिया गया, वहां पे 0.78 कर दिया गया है पूरे वोल्ट का 0.78, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ए एन बी का मान रखा गया है 0.78 इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर। डी क्या है, डाया वोल्ट है, डाया वोल्ट कितना है 16 है, तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर रख दिया। सॉल्व किया तो डिजाइन शियर स्ट्रेंथ की जो वैल्यू आई कितनी आई 28,975 न्यूटन, ठीक है। ये हो गया आपका जो है शियर स्ट्रेंथ ऑफ 1 वोल्ट, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है। अब शियरिंग स्ट्रेंथ के बाद जो है हमारा अगला लक्ष्य है बियरिंग स्ट्रेंथ निकालना। तो बियरिंग स्ट्रेंथ का फार्मूला तुम्हारा होता है 1 वोल्ट के लिए VDPB इक्वल टू 1 गामा MB इंटू 2.5 KB D इंटू T इंटू FU, ठीक है। बोल्ट का जो है डिजाइन शियर स्ट्रेंथ जो है बियरिंग स्ट्रेंथ निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला होता है VDPB इक्वल टू 1 गामा MB इंटू 2.5 ऑफ KB DT इंटू FU, ठीक। अब यहाँ पर जो है डी पता है, टी पता है, FU पता है, गामा MB पता है। अगर हम KB का मान निर्धारित कर ले तो हम जो है इसमें वैल्यू रखकर क्या करेंगे, बियरिंग स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। अब KB के लिए जो तुम्हारा वैल्यू होगा वो क्या होगा, 3-4 कंडीशन है टोटल। पहला कंडीशन KB के लिए क्या है, हम जो है P/3 इंटू D नॉट का वैल्यू निकालें तो कुछ वैल्यू आएगी, P/D नॉट का वैल्यू निकालेंगे, FU बोल्ट अपॉन FU प्लेट का वैल्यू निकालेंगे और 1। अब इन चारों में जो भी वैल्यू कम आएगी, सबसे कम होगा
उस वैल्यू को हम केवी का मान लेंगे और उसको क्या करेंगे, हम मेन फार्मूले में रख के हम डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ 1 वोल्ट निकाल लेंगे। ठीक है, हम इसको जो है अब कोड में देख लेते हैं कि बियरिंग स्ट्रेंथ का फार्मूला जो है, हमें इतना लंबा जो है फार्मूला याद तो रहेगा नहीं, उसके लिए हमारे पास कोड होना चाहिए। ठीक है, तो कोड के लिए जो है पेज नंबर किस पे मिलेगा, इस कोड में हम देख लेते हैं बियरिंग स्ट्रेंथ का फार्मूला। अब यहाँ देखो, ये आपका जो है बियरिंग स्ट्रेंथ का फार्मूला है, यहाँ देखिए 10.3.4। ठीक है, दोनों एक ही पेज पे मिलेंगे। शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट हमने निकाल लिया था। ठीक है, शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट निकाल लिया था। अब हम जो है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट निकाल। ठीक है, अब बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट के लिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट ऑफ एनी प्लेट VDPB is governed by bearing is given by formula VDPB equal to VNPB upon gamma MB। ठीक है, गामा MB। अब यहाँ पर फिर कह रहा है कि VNPB का मान जो होगा नॉमिनल बियरिंग स्ट्रेंथ जिसको कहते हैं आप बोल्ट, होगा 2.5 ऑफ KB D into T into FU। तो ये जो है VNB का मान जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पर ले आके सीधे रख देंगे, यानी कि ये जो पूरा मान है इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ले आके इसकी जगह रख देंगे, अपान क्या हो जाएगा, गामा MB हो जाएगा। तो आपका जो है फार्मूला जनरेट हो जाएगा। अब इस फार्मूले में हमें एक चीज नहीं पता है, क्या चीज, केबी का मान। तो केबी क्या होता है, आपका 4 कंडीशन है, P/3D नॉट पहला, दूसरा है P/3D नॉट माइनस 0.25, FU/FU और 1। अब इन चारों में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, सबसे कम वैल्यू जो होगी, उस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे केबी की जगह, और फाइनल फार्मूला जो आपका आया था उसमें हम क्या करेंगे, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट को निकालना। ठीक है, यहाँ पर E और P क्या है, एंड पिच डिस्टेंस ऑफ फास्टनर अलोंग बियरिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ पर E आपका एंड डिस्टेंस है और P क्या है, पिच है। P क्या है, डायमीटर ऑफ द होल है। ठीक है, D नॉट, और FU क्या है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट एंड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। ठीक है, स्ट्रेस ऑफ द प्लेट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब इसके बाद जो है डी क्या है, नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट, और टी क्या है, समेशन ऑफ द थिकनेस ऑफ द कनेक्टेड प्लेट एक्सपीरियंसिंग बियरिंग स्ट्रेस इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जितने भी मान है उसको स्पेसिफाई करते हुए सारी वैल्यू को हम जो है निकालने का प्रयास करेंगे न्यूमेरिकल में। तो अब हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं वापस बियरिंग स्ट्रेंथ निकालने के लिए। तो बियरिंग स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपको जो है फार्मूला हमने देखा, जो कोड से VDPB इक्वल टू 1 अपॉन गामा MB 2.5 ऑफ KB into D into T into FU। तो हमने KB निकालना है यहाँ पे। तो KB के लिए हमने बताया था कि 4 अलग अलग कंडीशन, उन चारों में से जो लोवेस्ट वैल्यू है उसको हम अडॉप्ट कर लेंगे। तो पहला कंडीशन आपका क्या है, E/3D नॉट। ठीक है, E क्या है, एंड डिस्टेंस है, और D नॉट क्या है, जो हमने निकाला था 16 + 2 करके, डायमीटर ऑफ होल। ठीक है, तो E कितना दिया हुआ है सवाल में, देखते हैं हम E कितना है, एज डिस्टेंस। ये आपका जो है क्या है, सबसे किनारे से लेकर पहले बोल्ट के सेंटर के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, एंड डिस्टेंस होती है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका E है कितना है, 30 है, सवाल में दिया हुआ है 30। यहाँ पे देखिए 30 है, सबसे किनारा दूरी जो आपका कितना है, 30 दूरी है, 30 है, तो यहाँ पे 30 रख दिया। D नॉट हमने निकाला था कितना है, यहाँ पे 18 mm, तो 18 mm हमने रख दिया। तो सॉल्व किया तो 0.56 आएगा, 30/3 × 18 करेंगे, वैल्यू आ गया कितनी, 0.56। अब इसके बाद P/3 × D नॉट माइनस 2.5। तो यहाँ पर P का मान कितना है देख लेते हैं। P का मान आपको पिच कितना दिया गया है, सेंटर टू सेंटर दूरी बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बोल्ट। तो वैल्यू दी है आपकी 40 mm। देखिए सब 40 mm की स्पेसिंग पे लगाया गया है, जितने भी बोल्ट हैं 40 mm के पिच पे लगाए गए हैं यहाँ पे देखिए। ठीक है, 40 mm हो जाएगा आपका जो है, यहाँ पर P का मान जो है, पिच का मान हमने रख दिया 40 × 3 × D नॉट। D नॉट कितना है, 18 रखा है हमने, -0.25, तो वैल्यू आएगी कितनी, 0.49।
ठीक है, अब तीसरा कंडीशन देख लेते हैं। तीसरा कंडीशन क्या कर रहा है, एफ यू अपॉन सॉरी हाँ एफ यू ऑफ बोल्ट अपॉन एफ यू ऑफ प्लेट। तो एफ यू जो बोल्ट का है वो है आपका कितना 400 और एफ यू प्लेट कितना है 410 है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.98 आ जाएगी। दोनों को डिवाइड करें आपस में और लास्ट वैल्यू अपने आप में 1 है। तो इन चारों में हम देख लेते हैं सबसे लोवेस्ट वैल्यू कौन सी। तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या है आपकी, पहला वैल्यू आया तो 0.56, दूसरा आया 0.49, तीसरा 0.98, चौथा 1। तो जो लोवेस्ट वैल्यू कितनी है आपकी 0.49 है। तो केबी का मान कितना हो जाएगा 0.49। हम यहाँ पर केबी की जगह 0.49 रख देंगे। फार्मूले में हम रखते हैं वैल्यू गामा एमबी हमने जो है बताया था कोड से कितना होगा 1.25 ब्रैकेट में 2.5 इंटू 0.49 केबी का मान हमने जो माना 0.49 सबसे लोवेस्ट वैल्यू जो आई थी उसको ले लिया इंटू डी। डी कितना है डाया ऑफ बोल्ट, डी का मान 16 इंटू डी का मान थिकनेस ऑफ प्लेट कितना है 12 में हम दिया हुआ सवाल में इंटू एफ यू कितना है 400 बोल्ट का 400। वैल्यू आएगी कितनी 75,264। ठीक है, अब देखिए आपने जो है शेयरिंग स्ट्रेंथ निकाल लिया और बियरिंग स्ट्रेंथ निकाल लिया। ठीक है, तो जो आपने डिजाइन जो वैल्यू होगी दोनों में हम जो है लोवेस्ट वैल्यू को लेते हैं। मैंने हमेशा बताया आपको जो शियर स्ट्रेंथ आएगा या बियर स्ट्रेंथ आएगा इन दोनों में जो लोवेस्ट वैल्यू होगी उस लोवेस्ट वैल्यू को हम क्या करेंगे अपना आंसर मानेंगे, अपना जो है फाइनल आंसर मानेंगे। तो वो आपका जो पहला वैल्यू आया था शियर स्ट्रेंथ डिजाइन शियर स्ट्रेंथ 28,975 आया था और दूसरा जो आया था आपका बियर स्ट्रेंथ कितना आया था 75,264 न्यूटन। तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू कितनी है 28,975। तो लेसर डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ 1 बोल्ट, एक बोल्ट का जो डिजाइन स्ट्रेंथ होगा कितना होगा 28,975। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब जो है एक का इतना आया है तो 4 बोल्ट का कितना हो जाएगा 4 से गुणा कर देंगे तो जो है चारों बोल्ट के लिए टोटल डिजाइन स्ट्रेंथ 4 बोल्ट हो जाएगा 1,15,900 न्यूटन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका जो है फाइनल आंसर उस बोल्ट के लिए जो है 4 बोल्ट के लिए और 1 बोल्ट। ठीक है, अब इसके बाद हमें प्लेट के लिए निकालना। तो डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ फॉर प्लेट, जो प्लेट है आपका उसका जो है हम कैसे निकालेंगे तो आपको कोड से फार्मूला मिलेगा डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ का TDG = 1 upon gamma m naught into AG dot FY। ठीक है, क्रॉस एरिया into FY कर देंगे हम गामा m naught से, तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी आपकी। तो अब यहाँ से जो वैल्यू आ रही है आपकी, जैसे वैल्यू रखा आपने जो है 1 upon गामा m naught की जगह गामा m naught 1 upon 1.10 into AG 60/12 प्लेट का जो आपका होता है यहाँ पे दिया गया सवाल में 60 चौड़ाई है। ठीक है, इंटू थिकनेस कितनी है 12 है तो 60/12 कर दिया इंटू FY प्लेट का कितना होता है 250। ठीक है, तो सॉल्व किया तो 1,61,636 न्यूटन आया। ठीक है, अब डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट का फार्मूला होता है TDN = 1 upon gamma ml into 0.9 into AN into FU। तो गामा ml की जगह आपने 1.25 0.9 एज इट इज, AN का मान 60 माइनस 18 ब्रैकेट 1 into 12। ठीक है, ये आपका जो है AN का मान हो जाएगा into 410। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1,48,780। तो TDN जो आपका आएगा डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट हो जाएगा आपका कितना 1,15,900 न्यूटन। ठीक है, ये आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा उस प्लेट के लिए। ठीक है, तो प्लेट के रिस्पेक्ट में जो जॉइंट जनरेट हुआ है उसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट 1,15,900 न्यूटन जो है स्ट्रेंथ होगा उसका।